हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी लोगों का। और आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं कक्षा 11 भौतिक विज्ञान पार्ट 2 चैप्टर 1 है ठोसों के आंतरिक गुण। हम स्टार्ट करेंगे लेक्चर नंबर 3। इसके पहले लेक्चर 1 और लेक्चर 2 कंप्लीट हो चुका है। उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दिया है। यदि आपने अभी तक नहीं देखा है तो पहले लेक्चर 1 एंड 2 देखो, उसके बाद 3 देखो। ठीक है, स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। आज का पहला टॉपिक है हुक का नियम, हुक्स लॉ। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। बहुत सारे क्वेश्चंस इसी फार्मूले पे बनेंगे, हुक के नियम पे। ठीक है, तो इसको ध्यान से पढ़िएगा आप लोग। हुक का नियम, ये हुक का नियम जो है रॉबर्ट हुक के नाम पे दिया गया है। ये रॉबर्ट हुक ने विभिन्न प्रत्यास्थ पदार्थों पर अलग अलग परिमाण के बाह्य विरूपक बल लगाकर उनमें उत्पन्न होने वाले विकृतियों का अध्ययन किया तथा उनमें उनसे निम्न निष्कर्ष प्राप्त किया। तो क्या है ये बेस्ड ऑन प्रैक्टिकल है। मीन्स रॉबर्ट हुक जो थे वे विभिन्न प्रत्यास्थ पदार्थों पे, प्रत्यास्थ पदार्थ क्या होता है आपको बताया हूँ मैं पहले ही। फर्स्ट सेकंड लेक्चर में हम लोगों ने ये सब डिफिनेशन पढ़ लिया है। भिन्न भिन्न जब फोर्स लगाया तो जो विकृति उत्पन्न हुआ उसका उन्होंने अध्ययन किया। क्या बोला है? अलग अलग परिमाण के बाह्य विरूपक बल लगाकर उनमें उत्पन्न होने वाली विकृतियों का अध्ययन किया तथा उनसे जो रिजल्ट प्राप्त हुआ, जो निष्कर्ष निकला, उसको उन्होंने अपने एक नियम के रूप में उसको दिया। जो भी रिजल्ट मिला उसको एक नियम में परिबद्ध किया, नियम में बांधने का प्रयास किया। तो वो जो नियम उत्पन्न हुआ उसको हम लोग बोलते हैं हुक्स लॉ, हुक का नियम। ये क्या है नियम? देखो, प्रत्यास्थता की सीमा में, ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रत्यास्थता की सीमा में लघु विकृतियों के लिए किसी पदार्थ में उत्पन्न प्रतिबल उसमें उत्पन्न विकृति के अनुक्रमानुपाती होता है। मीन्स प्रतिबल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू विकृति। प्रतिबल जो होता है वो विकृति के अनुक्रमानुपाती होता है। आप लोग पढ़ चुके हो कि जब प्रोपोर्शनल कांस्टेंट को हम लोग हटाते हैं, जब प्रोपोर्शनल को हटाते हैं तो वहाँ पे कांस्टेंट आता है। तो इसको जब हटाओगे कांस्टेंट तो मैं इसको लिख सकता हूँ प्रतिबल इक्वल टू ई इंटू विकृति, ई इंटू विकृति। ये तो ऐसा लिखो, ये क्या है? प्रतिबल बराबर ई इंटू विकृति। या तो मैं इसको ऐसा भी लिख सकता हूँ कि प्रतिबल बटे विकृति, इसको इधर लाएंगे तो बटे में हो जाएगा, बराबर ई। प्रतिबल बटे विकृति बराबर ई। ये हो गया हुक्स लॉ। हुक का नियम यही होता है कि प्रतिबल और विकृति का अनुपात एक नियतांक होता है और वो नियतांक क्या है? ई, जिसे हम लोग बोलते हैं प्रत्यास्थता गुणांक। आगे पढ़ोगे आप लोग प्रत्यास्थता गुणांक के बारे में। ठीक है, समझ गए? तो इसको आप लोग एक बार नोट कर लो, जिसको नोट करना है। मैं इसको स्क्रीन को क्लियर कर दे रहा हूँ। बस यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट है जो हुक का नियम आता है, और उसका स्टेटमेंट याद रखना। एग्जाम में स्टेटमेंट पूछ लेता है कि हुक का नियम क्या है। तो वहाँ पे ये जरूरी है कि प्रत्यास्थता की सीमा में, अगर ये वर्ड नहीं लिखोगे तो क्वेश्चन आपका गलत हो जाएगा। प्रत्यास्थता की सीमा में लघु विकृतियों के लिए किसी पदार्थ में उत्पन्न प्रतिबल उसमें उत्पन्न विकृति के अनुक्रमानुपाती होता है। इसको आप लोग नोट कर लो। आगे बढ़ते हैं। जहाँ ई क्या है? ई एक अनुक्रमानुपाती नियतांक है जिसे उस पदार्थ का प्रत्यास्थता गुणांक कहते हैं। ई क्या है? अनुक्रमानुपाती नियतांक है जिसे उस पदार्थ का हम लोग प्रत्यास्थता गुणांक कहते हैं। ठीक है, प्रत्यास्थता गुणांक कहते हैं ई को। ओके, यह निष्कर्ष हुक का नियम कहलाता है। मीन्स ये जो निष्कर्ष निकला कि प्रतिबल बटे विकृति बराबर ई होता है, इसे ही हम लोग हुक का नियम बोलते हैं। लघु विकृतियों के लिए प्रतिबल तथा विकृति के बीच ग्राफ खींचने पर एक सरल रेखा प्राप्त होती है। तो देखो, जो मैंने यहाँ पे स्टेटमेंट लिखा था, प्रतिबल बराबर ई टाइम्स विकृति, यही था ना स्टेटमेंट। रुको, मैं इसको अलग से स्लाइड लेके आपको सही से क्लियर कर दे रहा हूँ। देखो, ये थोड़ा मैथमेटिक्स का एक कॉन्सेप्ट है यहाँ पे। देखो, अभी मैंने क्या पढ़ा कि प्रतिबल बराबर ई इंटू विकृति, ये होता है ना। अब देखो, यहाँ पे मैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट बताने जा रहा हूँ। ये कॉन्सेप्ट आपको फिजिक्स केमिस्ट्री में बहुत जगह यूज करने को मिलेगा। यदि मैं प्रतिबल को बोल दूँ वाई, क्या मान लूँ वाई, और विकृति को मैं ले लूँ एक्स, तो ये इसको मैं लिख सकता हूँ। और ई को मैं मान लूँ एम। एम क्या है? स्लोप। तो आप लोगों ने सरल रेखा में पढ़ा होगा y इज इक्वल टू एम एक्स। ये एक रेखा का समीकरण होता है, ठीक है, जिसका स्लोप m है।
तो इसको ग्राफ बनाओगे तो ये सपोज एक्स एक्सिस हो गया और ये वाई एक्सिस हो गया, तो ये एक सरल रेखा होगी जो कि मूल बिंदु से पास होगी, ये मूल बिंदु से होके जाएगी और ये इसका स्लोप क्या होगा एम, एम बराबर क्या होता है tan थीटा। तो इस तरीके से आप मैथमेटिक्स का यूज करके फिजिक्स में भी आप कोई भी ग्राफ खींच सकते हो। तो यहाँ पे ये क्या होगा, ये वाला एक्सिस होगा, एक्स को मैंने क्या माना विकृति, तो इसको हम लोग बोलेंगे विकृति, ये हो गया विकृति। और वाई को मैंने क्या माना है प्रतिबल, तो ये वाला एक्सिस हो जाएगा प्रतिबल। ओके, समझ में आया, ये हो जाएगा। थोड़ा मतलब यहाँ पे राइटिंग पे ध्यान मत दो, मैं जो समझाने का प्रयास कर रहा हूँ उसको समझो, ये मत देखिए कि राइटिंग सही बन रही है नहीं बन रही है, क्योंकि मैं यहाँ पे आपको राइटिंग सिखाने नहीं आया हूँ, मैं यहाँ पे आपको फिजिक्स बताने आया हूँ, ठीक है। तो बस जो आपके काम का चीज़ है आप उस चीज़ पे फोकस करना है, ठीक है। ये हो गया प्रतिबल। तो यहाँ से प्रतिबल और विकृति में जो रिलेशन मिल रहा है एक सरल रेखा मिल रही है, इसका मतलब ये हुआ देखो कि अगर मैं यहाँ पे कोई पॉइंट लूँ, मीन्स इस विकृति के करस्पॉन्डिंग जो प्रतिबल आएगा इतना होगा, यदि मैं प्रतिबल को बढ़ाऊं, थोड़ा बढ़ गया ना, तो यहाँ पे देखो विकृति भी बढ़ जा रही है, इसका मतलब इसमें अनुक्रमपाती का संबंध है, मीन जैसे जैसे प्रतिबल बढ़ा रहा है वैसे वैसे विकृति बढ़ रही है ना। तो इसीलिए इसको बोलते हैं हम लोग कि ये सब लीनियरली वेरी कर रहा है, रैखिक रूप से वेरी कर रहा है ना। अब देखो इसको, यही यहाँ पे लिखा है, लघु विकृतियों के लिए प्रतिबल तथा विकृति के बीच ग्राफ खींचने पर एक सरल रेखा प्राप्त होती है। सरल रेखा कैसे प्राप्त होती है समझ में आ गया, आप लोग उसको वीडियो को पीछे करके लिख लेना, ठीक है, मैं वहाँ पे भूल गया आपको बोलने के लिए। तो देखो ये प्रतिबल हो गया और ये विकृति हो गया, इसके बीच जो ग्राफ खींचोगे सरल रेखा आएगा, क्यों आता है बता चुका हूँ मैं इसको। इस ग्राफ का ढाल उस पदार्थ का प्रत्यास्था गुणांक को व्यक्त करता है। तो वहाँ पे देखा आपने ढाल क्या होता था, स्लोप एम होता था ना, बट यहाँ पे एम क्या है, एम इक्वल टू ई, यहाँ पे इसकी वैल्यू ई आएगी ना, जब इसको कंपेयर करोगे प्रतिबल बराबर एम इंटू विकृति, तो वाई इक्वल टू एम एक्स, तो एम इक्वल टू ई आ जाएगा ना। मीन जो इसका ढाल होगा स्लोप होगा वो ई के बराबर होगा, और ई क्या होता है प्रत्यास्था गुणांक होता है ना। तो इस ग्राफ का ढाल उस पदार्थ के प्रत्यास्था गुणांक को व्यक्त करता है। प्रत्यास्था गुणांक का मात्रक देख लो, इसका भी मात्रक न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर होता है तथा बीमी सूत्र एम एल माइनस वन टी माइनस टू होता है। ये सब याद रखना, डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएगा इससे, कॉम्पिटेटिव एग्जाम में क्वेश्चन आएगा इससे, जेईई मेंस नीट जो भी एग्जाम दोगे वहाँ भी आएगा, यूपीटीयू डायरेक्ट पूछेगा कि इसका बीमा क्या होती है प्रत्यास्था गुणांक। तो आप एक चीज़ ध्यान रखो, जितने भी प्रकार के प्रत्यास्था गुणांक होंगे सबका यूनिट सेम होगा, यूनिट भी सेम होगा और बीमा भी सेम होगा। इसे हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं मात्रक को यूनिट और विमी सूत्र को डायमेंशनल फार्मूला ना, विमी सूत्र। ओके, आगे बढ़ते हैं। प्रतिबल विकृति वक्र, ये वक्र बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो मैं इस पे मैं प्रयास करूंगा कि ज़्यादा टाइम इस पे स्पेंड करूं ताकि ये अच्छे से आपको समझ में आ जाए। बट आप लोग इसको देख के बोरिंग मत फील करना, ये मत सोचना कि बहुत थियरी है इसमें, इसमें मैं आपको बता दूंगा लास्ट में कि आपको कितना नोट करना है, तो सिर्फ आप उतना नोट करना, बाकी मैं जो पूरा लेक्चर दे रहा हूँ इसको मैं पीडीएफ प्रोवाइड कर दूंगा। वो पीडीएफ कहाँ पे मिलेगा आपको, जो मैं ये वीडियो अपलोड कर रहा हूँ इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाना, वहाँ पे आपको एक व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मिलेगा, तो उस व्हाट्सएप ग्रुप के लिंक को ज्वाइन करना, वहाँ पे सभी वीडियोज और सभी क्या बोलते हैं पीडीएफ वहाँ पे आपको मिल जाएगा, और जो आपको डाउट होगा उसको भी वहाँ पे आप पूछ सकते हो, ठीक है। तो देखते हैं, स्टार्ट करते हैं। प्रतिबल विकृति वक्र ये क्या होता है, स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व, थोड़ा सा आपको आइडिया लग गया कि ऐसा होता है, सरल रेखा आता है ना जो मैं बताया अभी, ये प्रतिबल एक्सिस वाला, ये प्रतिबल हो गया, ये विकृति हो गया, तो एक सरल रेखा आती है ना, बट एक्चुअल में ऐसा नहीं होता है, उसके आगे भी कुछ होता है, वही हम लोग देखेंगे। इसको आप ऐसा भी समझ सकते हो, बढ़ते भार के अंतर्गत खींचे तार का व्यवहार, मीन बढ़ते भार मीन माने किसी वस्तु, किसी मान लो पदार्थ है, उसको भार मतलब लगा रहा है, मान लो सपोज 5 किलो न्यूटन का बल लगाया, फिर बाद में इसको बढ़ा रहे हैं, तो इस तार का व्यवहार क्या होगा आपको पता है कि एक कंडीशन आएगा कि आप खींचोगे, देखो यदि इसको तार को आप खींच रहे हो एक बल लगा के, ठीक है, तो ये तार खींचेगा, और फिर बल लगाना छोड़ दोगे तो तार पुनः अपनी अवस्था में आ जाएगा। बट एक कंडीशन ऐसा भी आएगा कि आपने इतना बल लगा दिया कि तार टूट गया, तार क्या हुआ टूट गया ना। तो वही हमको अध्ययन करना है कि मीन्स कितने फेज से होके गुजरेगा, कितनी अवस्थाएं आएंगी, तार जब सामने वो प्रत्यास्थता वाली अवस्था में था और जब तार टूट गया उसके बीच में कितनी अवस्थाएं पॉसिबल हैं, तो वही हम लोग पढ़ेंगे।
तो स्टार्ट करते हैं। हुक के नियम के अनुसार किसी वस्तु में उत्पन्न प्रतिबल उसमें उत्पन्न विकृति के अनुकरणवादी होता है, परंतु ये तो मैंने बताया हुक के नियम के अनुसार, परंतु यह तथ्य लघु विकृतियों के लिए ही सत्य है। लघु विकृति मीन्स जब उसमें विस्थापन बहुत कम हो। सपोज ये 10 मीटर की रॉड है, 10 मीटर की रॉड है और उसमें आपने 1 mm का विस्थापन किया। 1 मिलीमीटर मीन्स बहुत छोटा होता है ना। 1 सेंटीमीटर जो स्केल होता है ना, देखो स्केल में 1 सेंटीमीटर बहुत छोटा होता है, तो उस तरीके से देखोगे 1 mm बहुत कम होगा। तो केवल लघु विकृति होगी मीन्स जो उसमें डिफॉर्मेशन हो रहा है बहुत छोटा डिफॉर्मेशन होगा, तभी यह नियम वैलिड है। इसीलिए यदि किसी तार के लिए उसमें उत्पन्न अनुदैर्ध्य प्रतिबल तथा अनुदैर्ध्य विकृति के बीच ग्राफ खींचा जाए तो लघु विकृतियों के लिए यह ग्राफ सरल रेखीय रहता है, परंतु उसके बाद वक्रीय होने लगता है। मीन जो ग्राफ बनता है, अनुदैर्ध्य प्रतिबल क्या होता है, अनुदैर्ध्य विकृति क्या होता है, हम लास्ट क्लास में डिस्कस कर चुके हैं ना। आप लोग को याद होगा, नहीं याद है तो एक बार नोट्स देख लो, जो आपने नोट्स बनाया है वहां से क्लियर हो जाएगा। अनुदैर्ध्य प्रतिबल क्या होता है, बल बटे क्षेत्रफल। विकृति क्या होता है, चेंज इन लेंथ बाई प्रारंभिक लेंथ ना, मीन्स लंबाई में परिवर्तन और उसके प्रारंभिक लंबाई के अनुपात को हम लोग बोलते हैं विकृति। ठीक है, आगे देखो, ये जो ग्राफ यहाँ पे जो डायग्राम बना हुआ है, डायग्राम इसमें इंपॉर्टेंट है। आपको ये डायग्राम एकदम रट लेना है, ठीक है, जितने भी पॉइंट लिखा है। तो ये डायग्राम बेसिकली वही है, ये वाई एक्सिस हो गया, एक्स एक्सिस हो गया, और ये हो गया प्रतिबल। तो वाई एक्सिस जो रहता है उसको हम लोग प्रतिबल बोलते हैं, और एक्स एक्सिस जो रहता है उसको हम लोग विकृति बोलते हैं ना। अब देखो स्टार्टिंग में देखो विकृति कम है, इसको अगर आप यहाँ पे देखोगे, मतलब ऐसे मिलाओगे इसको, तो ये देखो विकृति कम है, तो लघु विकृति के लिए तो स्ट्रेट लाइन बन रहा है, देखो स्ट्रेट लाइन है ना। बट जैसे विकृति बढ़ रही है, विकृति एक्सिस है, जैसे आप इधर जाओगे तो यहाँ से विकृति बढ़ रही है ना, तो जैसे विकृति बढ़ रही है देखो ये कर्व हो जा रहा है, यहाँ पे कर्व हो गया, फिर ऐसा कुछ इसका बिहेवियर है, फिर ऐसा कुछ ना, यहाँ पे कर्व हो गया है। तो देखो इसको मतलब समझो इसको, जैसे ये हुआ, इसे हम लोग बोलते हैं अनुपातिक सीमा, मीन्स लिमिट, प्रोपोर्शनलिटी लिमिट, लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी, अनुपातिक सीमा, यहाँ तक हुक का नियम वैलिड होता है। और उसके बाद देखो ये प्रत्यास्थ सीमा अथवा पराभव बिंदु। प्रत्यास्थ सीमा क्या होता है, एक बार मैं आपको ऐसे एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ, उसके बाद मैं जो लिखा हुआ है उसको पढ़ूंगा। एक बार मैं ऐसे एक्सप्लेन कर रहा हूँ, थोड़ा आपको आइडिया लग जाएगा। प्रत्यास्थ सीमा ये होता है कि यदि आप वस्तु पे बल लगा रहे हो, बल लगा रहे हो मीन्स उस पर प्रतिबल लगेगा, तो जैसे जैसे प्रतिबल बढ़ रहा है देखो विकृति भी बढ़ रही है। यहाँ पे विकृति इतना है, यहाँ पे अगर कोई पॉइंट लोगे प्रतिबल इतना होगा और विकृति इतना है, ये विकृति है और ये प्रतिबल है। अब मैं प्रतिबल प्रतिबल को बढ़ाया, मान लो यहाँ पे आ गया प्रतिबल, तो इसके करस्पॉन्डिंग विकृति कितना होगा, इतना होगा, विकृति भी बढ़ गया ना। तो जैसे जैसे प्रतिबल बढ़ा रहे हैं वैसे विकृति बढ़ रही है। तो यहाँ पे आ गया ये प्रोपोर्शनल लिमिट। उसके बाद ये जो पॉइंट होता है प्रत्यास्थ सीमा अथवा पराभव बिंदु कहते हैं। इसका मतलब कि आप यदि यहाँ तक बल लगाए, उसके बाद बल हटा लिए, तो ये पुनः अपनी प्रारंभिक अवस्था में आ जाएगा, मीन्स पुनः इसका डिफॉर्मेशन जीरो हो जाएगा। मीन्स जितना विकृति आया रहता है वो विकृति पुनः खत्म हो जाएगा, मीन्स वो अपनी ओरिजिनल अवस्था में आ जाएगा। सपोज इतने लंबाई का तार था, आपने उस पर प्रत्यास्थ सीमा अथवा पराभव बिंदु तक फोर्स लगाया, तो पुनः वो अपनी प्रारंभिक अवस्था में आ जाएगा। बट उसके आगे जब जाओगे आर, तो ये होता है प्लास्टिक आचरण। यहाँ पे इसका जो बिहेवियर होता है प्लास्टिक आचरण, प्लास्टिक आचरण का मतलब होता है कि आपने उस पर से जब बल लगा लिया फिर भी उसमें डिफॉर्मेशन बचा रहेगा। मीन्स बल जब आप इसमें हटा लिया, मान लो ये तार है, खींचा इसको आपने, ठीक है, तो इसकी लंबाई बदल गई, मान लो इतना लंबा हो गया, पहले इतना लंबा था और ये फोर्स लगा के आपने खींच दिया उसको, तो लंबाई बढ़ गई। बट जब आपने बल को लगाना बंद किया, मीन्स बल को हटा लिया, फिर भी लंबाई उसका इतना ही रहता है। इसका मतलब उसका बिहेवियर क्या हो गया, प्लास्टिक। फिर एक कंडीशन यहाँ पे आएगा टी, इतना फोर्स हो जाएगा कि विभंजन बिंदु में यहाँ पे टूट जाएगा, वो तार क्या होगा, ब्रेक हो जाएगा। और ये भंजक प्रतिबल एस, ये क्या होता है सब बता रहा हूँ मैं। देखो ओ से क्यू तक का क्षेत्र प्रत्यास्थ क्षेत्र कहलाता है, ओ से क्यू। तो एग्जाम में क्वेश्चन डायरेक्ट आएगा, डायग्राम बना रहेगा, पूछेगा ओ क्यू क्षेत्र को क्या कहते हैं, प्रत्यास्थ क्षेत्र, प्लास्टिक क्षेत्र, दोनों इनमें से कोई नहीं। तो आंसर क्या होगा, प्रत्यास्थ क्षेत्र। उसके बाद क्यू के आगे का क्षेत्र जो है क्यू से टी तक, उसको हम लोग प्लास्टिक क्षेत्र बोलते हैं। ठीक है, इसको एक बार मैं मिटा दे रहा हूँ, एक बार मैं बता दिया हूँ, अब एक बार इसको मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ। किसी धातु के लिए किसका डायग्राम है, प्रतिबल विकृति का वक्र। स्टार्टिंग में स्ट्रेट लाइन होता है, सरल रेखा होती है, वो दिख रहा है यहाँ पे। अब देखो एक धातु के तार पर
लटकाए गए भार के कारण तार में उत्पन्न प्रतिबल तथा तार की लंबाई में वृद्धि के बीच ग्राफ को चित्र 1.8 में प्रदर्शित किया गया है। ठीक है, देखो ग्राफ का भाग ओपी एक सरल रेखा है। ओपी ओपी मीन्स ये वाला, ये पी पॉइंट हो गया, और ये वाला एक सरल रेखा है ना, जो यह प्रदर्शित करता है कि इस भाग में तार की लंबाई में वृद्धि उस पर लटकाए गए भार के अनुक्रमणपाती होती है। यही तो हुक्स का नियम भी था ना, हुक का नियम यही था ना कि प्रतिबल जो है विकृति के अनुक्रमणपाती होता है, अर्थात तार हुक के नियम का पालन करता है। ठीक है, बिंदु P पर प्रतिबल के मान को आनुपातिक सीमा प्रोपोर्शनल लिमिट कहते हैं। जो बिंदु P पे प्रतिबल होगा मीन्स ये वाला वैल्यू, ये वाला वैल्यू को हम लोग बोलेंगे अनुपातिक सीमा। जो बिंदु P पे प्रतिबल होगा उसे अनुपातिक सीमा कहते हैं। ग्राफ के इस भाग में ग्राफ का ढाल तार के पदार्थ का यंग प्रत्यास्थ गुणांक y के बराबर होता है। वहां पे मैंने बताया था प्रतिबल और विकृति का अनुपात नियत होता है, जिसे हम लोग m स्लोप होता है ना ढाल, सरल रेखा में आप लोग पढ़े होंगे। m इक्वल टू मैंने वहां पे e बताया था, e वहां पे प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट e होता है, e था, e को आप y भी लिख सकते हो, दोनों एक ही चीज है। इसे आप तार का यंग प्रत्यास्थ गुणांक कहते हैं। देखो ई क्या होता है, ओनली प्रत्यास्थ गुणांक होता है, बट वाई जब लिख दोगे तो ये उसका टाइप हो जाता है। प्रत्यास्थ गुणांक के टाइप के बारे में आप लोग आगे पढ़ोगे। तो ई प्रत्यास्थ गुणांक है और वाई यंग प्रत्यास्थ गुणांक, बट कभी कभी आप इसको इतना भी लिख दोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। कभी कभी क्या मैक्सिमम केसेज में आप ई और वाई को सेम मान सकते हो, मैक्सिमम केसेज में। ओके, यंग प्रत्यास्थ गुणांक वाई के बराबर होता है। तो इसको मैं एक बार क्लियर कर दे रहा हूँ जिससे आपको लिखने में प्रॉब्लम ना हो, इतना नोट कर लेना। इसमें डायग्राम तो जरूर बना लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है डायग्राम। आगे बढ़ते हैं। अतः तार के पदार्थ का यंग गुणांक, जो यंग गुणांक होगा वो उसके स्लोप के बराबर होगा। y इक्वल टू ग्राफ के रेखीय भाग ओपी का ढाल या स्लोप। बिंदु P के बाद ग्राफ वक्री होने लगता है और विकृति अक्ष की ओर झुकता जाता है। क्या बोल रहा है, पॉइंट P यहाँ पे है, ये हो गया पॉइंट P। इसके बाद ग्राफ जो है ऐसे जा रहा है, वाई अक्ष की ओर झुकता जा रहा है ना, विकृति अक्ष की ओर, दैट इज कॉल्ड एज टी पॉइंट। ओके, फिर आगे देखो, झुकता जाता है, इससे प्रकट होता है कि इस भाग में तार की लंबाई में वृद्धि प्रतिबल के अनुक्रमपाती नहीं रहती बल्कि उससे अधिक हो जाती है। मीन्स वहां पे जो लंबाई में वृद्धि है वो ज्यादा हो जाती है एज कम्पेयर टू प्रतिबल। अपितु प्रतिबल में होने वाली वृद्धि की तुलना में लंबाई में वृद्धि तेजी से बढ़ती है, परंतु बिंदु Q तक भार के हटा लेने पर तार अपनी प्रारंभिक लंबाई में पुनः प्राप्त कर लेता है, अर्थात तार में प्रत्यास्थ का गुण विद्यमान रहता है। इसलिए Q को क्या बोलते हैं हम लोग, Q को पराभव बिंदु यील्ड पॉइंट कहते हैं, तथा बिंदु O से Q तक के क्षेत्र को प्रत्यास्थ क्षेत्र इलास्टिक रीजन कहते हैं। बिंदु Q पर प्रतिबल का मान प्रत्यास्थता की सीमा कहलाता है। जो बिंदु Q पर प्रतिबल का मान होगा उसे हम लोग बोलेंगे प्रत्यास्थता की सीमा, और संगत प्रतिबल को हम लोग पराभव सामर्थ्य बोलते हैं। तो आप लोग यहाँ पे याद रखना पराभव सामर्थ्य क्या होता है, प्रत्यास्थता की सीमा क्या होता है, सब डायग्राम देखोगे समझ में आ जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब देखो इसमें एक इम्पॉर्टेंट डिफिनीशन है, इससे भी क्वेश्चन बनेगा इसमें। ठीक है, नो डाउट क्वेश्चन आएगा। देखो क्या होता है, विभंजन अथवा भंजक प्रतिबल, ब्रेकिंग स्ट्रेस, ये भी एक प्रकार का प्रतिबल ही है। तो इसका भी फार्मूला जो है बल बटे क्षेत्रफल ही होगा, बट कौन सा बल लेना है वो देखना है। तो डेफिनेशन क्या है, किसी तार के लिए वह महत्तम प्रतिबल जिसे वह तार बिना टूटे सहन कर सकता है। मीन्स कोई तार है उस पर बल लगा रहे हो तो एक कंडीशन ऐसा आएगा कि वो टूट जाएगा, टूटेगा ही एक ना एक दिन ना। तो वह प्रतिबल का वह मैक्सिमम मान जिसपे वह तार बिना टूटे सहन कर सकता है। मीन जैसे मान लो सपोज 50 किलोमीटर वो सहन कर रहा है, बट जैसे आप 50 से थोड़ा सा बढ़ाओगे 50.1 किए वो टूट जाएगा। तो हमको वैल्यू क्या निकालना है, 50 वाली जो वैल्यू होगी मीन्स वह मैक्सिमम वैल्यू जिसपे वो तार बिना टूटे सहन कर सकता था, उसी को हम लोग बोलेंगे भंजक प्रतिबल। ओके, तो वह महत्तम प्रतिबल जिसे वह तार बिना टूटे सहन कर सकता है उस तार का विभंजन अथवा भंजक प्रतिबल कहलाता है, ब्रेकिंग स्ट्रेस। डिफिनेशन तो वैसा ही मिलता जुलता है, बस यहाँ पे ध्यान देना है कि तार बिना टूटे सहन कर रहा है ऐसा मैक्सिमम प्रतिबल। बस भंजक प्रतिबल एक दिए गए तार के लिए नियतांक होता है। मीन्स ये पदार्थ पर डिपेंड करता है। सपोज चांदी है उसका कुछ अलग होगा, स्टील है कुछ अलग होगा, रबड़ है उसका कुछ अलग होगा।
माना किसी तार का अनुप्रस्थ क्षेत्रफल a है तथा F बल से खींचने पर तार टूट जाता है, मीन्स F जस्ट बल पे वो टूट जा रहा है, अर्थात F तार के लिए भंजक बल है। ये भंजक बल है, बट प्रतिबल निकालोगे तो बल बटे क्षेत्रफल। यदि भंजक प्रतिबल को SB से प्रदर्शित करें, SB मीन्स ब्रेकिंग स्ट्रेस, ब्रेकिंग स्ट्रेस इसे शॉर्ट फॉर्म में SB लिख सकते हो ना, S फॉर स्ट्रेस और B फॉर ब्रेकिंग स्ट्रेस। ओके, SB हो गया ब्रेकिंग स्ट्रेस। SB इक्वल टू F बाई ए, अर्थात F इक्वल टू SB इंटू ए। यहाँ से फोर्स निकाल लोगे, ये मिल जाएगा भंजक बल। F क्या है? भंजक बल। तो क्वेश्चन में पूछेगा, देखो क्वेश्चन कैसे बनेगा, जैसे कि मैंने बताया कि SB जो है पदार्थ की प्रॉपर्टी होता है, तो आपको ये पता रहेगा। पदार्थ का मान लो लोहा है तो उसके लिए पता रहेगा, कुछ वैल्यू होगा। और एरिया कैसे कैसे निकालोगे, आपको दिया है कि ये पदार्थ मान लो 5 mm डायमीटर का है, तो आप वहाँ से एरिया निकाल लोगे। 5 mm डायमीटर का आप एरिया निकालोगे। क्वेश्चन में पूछेगा कि भाई आप बताइए कि मैं इस पर मैक्सिमम कितना बल लगा दूं कि ये तार टूटे ना। यही तो होता है ना प्रैक्टिकल लाइफ में। आपको मान लो लोहे का कुछ बनाना है, लोहे का कुछ रॉड बनाना है, उस पर आपको कुछ सामान मान लो रखना है, तो आप बोलोगे अच्छा आप बताइए कि मैं इस पर कितना मैक्सिमम लोड अप्लाई कर सकता हूँ कि टूटे ना। तो आप क्या करोगे, आपको उसका साइज पता रहेगा, मीन्स उसका त्रिज्या पता रहेगा, तो डायमीटर पता रहेगा, व्यास पता रहेगा। जब आपको त्रिज्या पता है, आप आसानी से उसका एरिया निकाल सकते हो, पाई आर स्क्वायर। और एस बी पता रहेगा तो आप वो फोर्स निकाल सकते हो जिसपे वो टूट सकता है। तो आप उससे हमेशा बल कम ही लगाओगे ना, क्योंकि कोई आदमी नहीं चाहता कि कोई ऐसा चीज़ बनाए कि वो टूट जाए। ठीक है, यही सब इसका प्रैक्टिकल इंपॉर्टेंस है। एफ इक्वल टू एस बी इंटू ए, परंतु दिए गए तार के लिए एस बी नियतांक होता है, इसलिए भंजक बल प्रोपोर्शनल टू ए, मीन्स एफ प्रोपोर्शनल टू ए, मीन्स यदि उसका एरिया ज़्यादा है तो उस पर ज़्यादा बल लगाओगे तब वह टूटेगा। इस प्रकार भंजक बल तार के अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल के अनुक्रमणपाती होता है। अनुक्रमणपाती में अनुक्रमणपाती मतलब यदि एरिया ज़्यादा होगा तो अनुप्रस्थ सॉरी भंजक बल ज़्यादा लगेगा उस पर ना। अब देखो एक यहाँ पे मैं एग्जाम्पल लेता हूँ, एग्जाम्पल नंबर 1। एग्जाम्पल नंबर 1 क्या है, मैं क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ दे रहा हूँ, आप लोग ध्यान से सुनिए। 10 वर्ग मिलीमीटर समान परिच्छेद के तार के निचले सिरे से 1.0 किलोग्राम भार लटकाने पर तार में उत्पन्न प्रतिबल का मान एवं दिशा ज्ञात कीजिए। जी की वैल्यू दिया है। तो ये क्वेश्चन मैं आप लोगों के लिए दे रहा हूँ, आप लोग इसको ट्राई करना और नेक्स्ट क्लास में मैं इसका सोल्यूशन प्रोवाइड करूँगा। ठीक है दोस्तों, तो आज के क्लास के लिए इतना ही। और हाँ, आप लोगों को यदि वीडियो अच्छा लगता हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। यहाँ पे सब्सक्राइब का बटन होगा, उसको उस पर क्लिक करना, चैनल सब्सक्राइब हो जाएगा। और बेल आइकन को दबा देना, जिससे जिससे कि मैं जितने भी वीडियो अपलोड करूँ आपको तुरंत उसका नोटिफिकेशन मिल जाए और आप वीडियो को देख सकें। और कुछ आपको डाउट हो, कुछ क्वेश्चन पूछना है तो मेरा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो। व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक भी मैंने प्रोवाइड किया हूँ, तो वहाँ से ज्वाइन कर लो। बाकी आप लोग पढ़ाई करते रहिए। थैंक यू।